नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था 24 अक्टूबर 2021 के प्रीलिम्स से पहले हम लोग सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन कराएंगे चैनल पर। तो उसी सीरीज में पहला वीडियो होगा, इसमें हम लोग एग्रीमेंट सारे कंप्लीट करेंगे। फिर इसी क्रम में आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स और जो वेरियस सेक्शन हम लोग करवाते हैं अपने मंथली करंट अफेयर में, उसका पूरा रिवीजन करेंगे पीछे जाते हुए अगस्त 2021 से शुरू करते हुए नवंबर 2020 तक। और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके करंट अफेयर्स में अपने क्वेश्चन को सही करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। एग्रीमेंट सेक्शन से क्वेश्चन बहुत बेसिक से आते हैं, कभी भी टफ क्वेश्चन एग्रीमेंट सेक्शन से नहीं पूछा गया है। इसमें देखिए पूछा क्या जाता है, एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं। ठीक, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सभी तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एमपीपीसीएस के पेपर में आया था कि ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स जो है इंडिया ने किस देश के साथ जो है बनाई है, तो ये आपका जो है फेब मंथ से था, इसका आंसर है नॉर्वे। तो इसी तरीके से बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। आइए चलिए एग्रीमेंट सारे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट्स अगस्त के डिस्कस करेंगे। मौसम एवं मानसून पूर्वानुमान हेतु भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ। तो बस आपको क्या याद रखना है कि मानसून डेटा एनालिसिस और कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, अमेरिका के साथ। बस इतनी डिटेल काफी है। वर्ल्ड बैंक के डैम सेफ्टी प्रोग्राम के तहत जो इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो है कौन कौन सी पार्टी शामिल है। सबसे पहले तो भारत सरकार, फिर केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव 10 स्टेट्स के। ठीक, अब स्टेट्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम पर्पस से, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का आपका डैम सेफ्टी प्रोजेक्ट है उसमें से कौन सा स्टेट भागीदार नहीं है। तो इनमें ध्यान से देख लीजिए कौन कौन है। इसमें आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। इसमें उत्तर प्रदेश इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन बनने की संभावना है कि कौन सा स्टेट जो है ये वर्ल्ड बैंक के डैम सेफ्टी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के एस्पिरेंट को दिखाई दे रहा होगा। नीति आयोग से संबंधित एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। नीति आयोग और सिस्को ने एग्रीमेंट किया है, किसके लिए किया है, डब्ल्यूईपी नेक्स्ट के लिए। डब्ल्यूईपी नेक्स्ट क्या रहेगा, ये आपका जो नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया था 2017 में, महिला उद्यमिता मंच, जिसको बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट फेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए समझौता किया है। तो नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट फेज के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, सिस्को के साथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें फिर अगला एग्रीमेंट है ब्रिक्स का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट। तो ब्रिक्स के साथ किसने किया है, इसरो ने। तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड तो ऑब्वियसली इसरो है भारत में, लेकिन हम इसको इस तरीके से पूछेंगे जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाए। इसमें पूछेंगे कि इसरो ने इनमें से किस संगठन के साथ आपका समझौता किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के क्षेत्र में। तो फिर इसमें आपके ऑप्शन हो सकते हैं 5i, आसियान, फिर हो सकते हैं, फिर क्वाड हो सकता है, फिर लेकिन उसमें आपको ब्रिक्स लगाना है। ठीक, ब्रिक्स देशों में ये समझौता हुआ है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक के बीच साझेदारी हुई है। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने साझेदारी की है कि इस उद्देश्य के लिए चाइल्ड अब्यूज को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज को एलिमिनेट करने के लिए यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने साझेदारी की है। उसके बाद भारत बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है। देखिए वैसे तो कई समझौते होते हैं, रोज ही आप पीआईबी में पढ़ेंगे कि कभी इस देश के साथ इस मत पर समझौता हो गया, कभी इस देश के साथ इसके लिए समझौता हो गया। लेकिन जो जो टॉपिक्स जो है स्पेसिफिक लिखे हुए हैं हमारे सिलेबस में यूपीपीसीएस में, जैसे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया लिखा हुआ है, फिर आपका आपदा प्रबंधन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो इससे संबंधित जो भी अपडेट है उनको जरूर फॉलो किया करिए। जो लोग यूपीपीसीएस के पुराने चावल है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसमें पूछ सकते हैं कि अगस्त मंथ में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग समझौता किया है, तो उसका आंसर लगाएंगे हम लोग बांग्लादेश। उसके बाद आ जाते हैं माईगोव और यूएन वीमेन के बीच समझौता। और ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये पार्शियली जो है एचसीएस के पेपर में आया था, अगर आप देखें इसको। तो ये श्री शक्ति चैलेंज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो माईगोव है, संयुक्त राष्ट्र महिला जो संगठन है जिसको यूएन वीमेन बोलते हैं शॉर्ट में, इसे श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज बोला गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, कुल मिलाकर महिला उद्यमियों द्वारा महिला सुरक्षा और अधिकारिता के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना। ठीक, तो कुल मिलाकर किससे रिलेटेड है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड। जो एचसीएस के पेपर में सवाल आया था वो कुछ इस तरीके से था। इसमें कई सारे इनोवेटिव मिशंस थे और उनके उद्देश्य दिए हुए थे। ठीक है, इससे मिलाना था आपको कौन सा जो है सही मिलाया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माईगोव द्वारा विमेन विश्व बैंकिंग, जबकि गलत है यहाँ पर यूएन विमेन होना चाहिए। ठीक, यूएन विमेन।
तो ये वाला जो है गलत सम्मिलित है, तो 4 नहीं होगा इसमें। तो जहां जहां पर 4 है वो वाला हट जाएगा। तो इस तरीके से होता है, कई बार आपको हेल्प मिलती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में। लोगों को लगता है इससे क्या आ सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर जो है वो आपसे ज्यादा होशियार है। उन लोगों ने देखिए 4 इनिशिएटिव पूछे हैं एक क्वेश्चन में। उसके बाद आ जाते हैं हम जुलाई मंथ के एग्रीमेंट्स पे। इसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको इफको बोलेंगे आप शॉर्ट में, इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। और इसके तहत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला देश बन गया। अब जो है सारी न्यूज को नकार करके यही आ सकता है कि जो है जुलाई मंथ में जो है कौन सा देश नैनो लिक्विड यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बना विश्व का, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक। और जो है कलोल गुजरात में और आंवला और फूलपुर यूपी में इसका उत्पादन शुरू भी किया जा चुका है। आंवला और फूलपुर ये दोनों जो है फर्टिलाइजर्स उद्योग के क्षेत्र कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कलोल कहाँ है, गुजरात में। तो ये तो जुलाई की बात हो गई। अभी आप और पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए समझौता इफ्को ने एक अन्य देश के साथ किया है, उसको भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। लद्दाख और सिक्किम के बीच समझौता हुआ है। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी और लद्दाख में जो परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहा है, जिसको शॉर्ट में एमओडीआई बोलते हैं, इन सब के बीच समझौता हुआ है। और उसका उद्देश्य कुल मिलाकर क्या है कि जैसे सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, वैसे ही लद्दाख को जो है भारत का पहला हमको जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसमें पूछ सकते हैं कि जिनमें से कौन सा स्टेट जो है 2025 तक एक ऑर्गेनिक यूनियन टेरेटरी बनना चाहता है, तो लद्दाख होगा। और उसके लिए सिक्किम की एजेंसी से सहयोग लिया जा रहा है, जिसका क्या नाम है, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक, शॉर्ट में समझा दिया। जो लोग कहते हैं समझाया नहीं जाता है, तो इतना ध्यान रखना जरूरी है बस। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, पहली बात तो कहाँ लगेगी, ये नेपाल में लगेगी। ठीक है। और इसको कंप्लीट कौन करने वाला है, हमारे यहाँ का एक पीएसयू है जिसका नाम रहेगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो है यहाँ का काम पूरा करेगा। और ये 679 मेगावाट का लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, ये आपका फाइनली समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए। हालांकि न्यूज में काफी दिन से था। तो जो संयुक्त प्रोजेक्ट होते हैं जो है खासकर बांग्लादेश और नेपाल संबंधित, वो काफी पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। ऐसा है, जैसे मांगदेछू पूछा गया था। मांगदेछू की परियोजना को अभी एक अवार्ड भी मिला है, उसको हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखना है आपको स्क्रीन पर कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कौन कंप्लीट करेगा, ये पूछ लें तो हमारा पीएसयू जो करेगा उसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम, ये करेगा SJVN। SERB की इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी हुई है। SERB क्या है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। ठीक है। इनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। SERB कई तरह की स्कीम्स लाता रहता है, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, वुमेन को साइंस के क्षेत्र में लाने के लिए, STEM सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए काफी सारी चीजें करता रहता है। तो इनका एक इनिशिएटिव है फायर। ठीक। और खासकर स्टेट पीसीएस की आदत है कि वो इस तरीके के जो एक्रोनिम होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, इन पर पूछते हैं। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि फायर इनिशिएटिव किसका है, तो आप भूल जाएंगे वहां पर। अभी तो सब याद आ रहा है। फायर इनिशिएटिव SERB का है, याद रखिएगा। और इंटेल इंडिया के सहयोग से वो लोग इसमें काम करने वाले हैं। ठीक। तो फायर इनिशिएटिव किसका है, SERB का। SERB मतलब विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। और ये किसके साथ समझौता किया हुआ है इसके लिए इंटेल इंडिया के साथ। बस इतना याद रखना जरूरी है। यूपी करंट अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। इसमें क्या हुआ है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन जो इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स है, इसने नोएडा उत्तर प्रदेश में एक उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का एक संस्थान केंद्र बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक संस्थान जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स विद्यालय के साथ समझौता किया है। ठीक। तो इसमें 2-3 तरह से सवाल बन सकता है कि नोएडा में जो कार्ट्स बनने वाला है, कार्ट्स यानी कि सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, इसके लिए हमने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर रिवर्स क्वेश्चन पूछ लें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी समझौता किया है, ये सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स बनाने के लिए कहां पर खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ आपके ऑप्शन दे सकते हैं, नोएडा दे सकते हैं, सारे उन्नत शहरों के नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको नोएडा ही चूज करना है। ठीक। तो सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स कहां पर खुलेगा, उत्तर प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के सहयोग से नोएडा में। उसके बाद हम आ जाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बीच ये समझौता हुआ था। ये बेसिक सा समझौता था जिसमें जो है इनिशिएटिव लिए जाने थे हेल्थ और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया था। यहाँ पर ऐसे तो कई सारे समझौते होते रहते हैं, लेकिन हेल्थ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी न्यूज में है। जैसे अभी पीटी के पेपर में याद होगा, आपसे पूछ लिया था कि जो हेल्थ वाली चीज है वो किस लिस्ट में आती है, हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर। ठीक।
तो कंकरेंट में उसको डालने की बात कही थी एनके सिंह समिति ने, लेकिन अभी डाला नहीं गया। कुछ लोग जान ऐसे गलत कराए कि न्यूज सुनी था अंतिम में कि डाला जाना चाहिए, रिकमेंड किया उन्होंने तो कंकरेंट में आ गया। नहीं, ध्यान से सुना करिए न्यूज को, इसलिए काफी लोगों का सवाल गलत हुआ था। जो है आपका स्टेट लिस्ट में है अभी आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड मतलब पब्लिक वेलफेयर। तो मंत्रिमंडल ने डेनमार्क के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में समझौता किया है, ठीक। भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि ये किस तरह की बॉडी है। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरह की बॉडी है आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कब आई थी अस्तित्व में, बताइए कमेंट करके आप लोग, जीएस का फैक्ट। उसके बाद इसमें जापान फेयर ट्रेड कमीशन एक होता है जो इसी के समकक्ष होता है, इसी के जैसा, ठीक है। तो इनके बीच समझौता हुआ है, किसके लिए, इंप्रूव करने के लिए कॉपरेशन किस क्षेत्र में, कॉम्पिटिशन लॉ और पॉलिसी के क्षेत्र में, ठीक है। यानी कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा विधि और नीति के क्षेत्र में जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जापान फेयर ट्रेड कमीशन के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। भारत और गैम्बिया रिपब्लिक के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत विभाग और पेंशन मंत्रालय ने जो समझौता किया है गैम्बिया रिपब्लिक के लोक सेवा आयोग और प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर, यानी रिफर्बिशिंग पब्लिक या फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए, ठीक है, जुलाई 2021 में। भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और गुयाना के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। 3 मिलियन टन का अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है उसकी खरीद की जाएगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा गुयाना से, और साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है गुयाना से जो है क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी बन गई है, इस वजह से हमने इसको लिया है, ठीक। और ये जो क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा ओडिशा के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा, ठीक। अब हमको एक कमेंट करके बताइए कि टोटल रिफाइनरी कितनी है आपकी पब्लिक सेक्टर की टोटल रिफाइनरी इंडिया में कितनी है, बताइए आप कमेंट करके। और तेल शोधन क्षमता के लिहाज से सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी किस स्टेट में स्थित है, ये भी बताइए। तेल शोधन क्षमता के लिहाज से सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, जिसने ज्योग्राफी लिस्टिंग का वीडियो देखा होगा आपने कर लिया होगा, जल्दी आंसर करिए। भारत और जॉर्जिया की अभी यहाँ पर न्यूज आई थी, जब हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जॉर्जिया की यात्रा पर गए थे, तो भारत यहाँ से सौगात लेकर के गया था उनके लिए। बेसिकली क्या, वहां पर बहुत जो मानते हैं सेंट क्वीन केटविन के अवशेषों को लेकर के भारत वहां पर गया था। 2017 में ये अवशेष जो है प्रदर्शनी के लिए भेजे गए थे, लेकिन जॉर्जिया चूंकि बहुत ज्यादा मानता है सेंट क्वीन केटविन को, तो उनकी जितनी भी अस्थियां हैं उनको लेकर के भारत ने उनको गिफ्ट कर दिया है। और सेंट केटविन के बारे में थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आप जानना चाहें तो बहुत ही मतलब आस्था है जॉर्जिया के लोगों की इनके ऊपर, और ऐसा मानते हैं कि 1627 में करीब इनके अवशेष जो है गोवा में लाए गए थे, गोवा के कॉन्वेंट में ऑगस्टीन संतों के द्वारा, और फिर यहाँ पर दफन कर दिया गया था। और फिर वो चर्च काफी बदहाली में रहा। फिर जब जो है जॉर्जिया से सहयोग स्थापित किया भारत ने, संबंध अच्छे हुए, तो कुल मिलाकर चर्च का नवीनीकरण करवाया गया और वहां से सेंट केटविन जो है इनके अवशेष निकाले गए, और अब फाइनली जाकर के जॉर्जिया को हैंडओवर कर दिया गया है इन अवशेषों का एक हिस्सा, ठीक। एक अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन यूपी पीसीएस इन सब चीजों में बहुत फोकस करता है, इंटरनेशनल रिलेशन वाली छोटी छोटी न्यूज में, कि ज्यादा किसी ने नहीं बताया है। तो भारत और जॉर्जिया के बीच जो आदान प्रदान हुआ है सेंट केटविन के अस्थियों का कुल मिलाकर के, तो ये आपको याद रखना है। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया का नक्शा देखिए और बताइए कि उसके वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी हिस्से में कौन सा सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। भारत में वियतनाम के प्रथम मानद महावाणिज्यिक दूत नियुक्त किए गए हैं, मतलब वियतनाम द्वारा भारत में इंडिया के पहले ऑनररी काउंसिल जनरल बनाए गए हैं कौन, एनएस श्रीनिवास मूर्ति, ये बेंगलोर से हैं, ठीक है। और बेंगलोर में ही ये आपका ऑनररी काउंसिल रहेगा वियतनाम का। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे तो पूरे देश के काउंसिल हैं दिल्ली में, लेकिन ये पहला ऐसा कुल मिलाकर जो है ऑनररी यानी कि मानद महावाणिज्यिक दूत जो है वियतनाम ने नियुक्त किया है कर्नाटक बेंगलोर में। और किसे किया है, एनएस श्रीनिवास मूर्ति को। तो एक तरीके से है तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट, लेकिन हम प्री के लिए फैक्चुअल फैक्ट देखते हैं। तो इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि वियतनाम ने या फिर किस देश ने कर्नाटक के बेंगलोर में जो है भारत का पहला वियतनाम से ऑनररी दूत को नियुक्त किया है, तो उनका नाम है एनएस श्रीनिवास मूर्ति, ठीक, याद रखिएगा ये। अगर आप देखेंगे पेड वालों को हमने इसका क्वेश्चन भी करवाया था, काफी लोगों ने क्वेरी पूछी थी ये क्या कोई परमानेंट पोस्ट होती है या फिर ये इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो ये कुल मिलाकर एक ऑनररी काउंसिल है, ध्यान रखिएगा, मानद। उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है,
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापान से संबंधित जो एक जेन गार्डन है, काइजन एकेडमी, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। अब जेन यहाँ पर समझ लेते हैं, व्हाट इज जेन। जेडीएन जेन से संबंधित है। मतलब जेन क्या है? जेन बेसिकली एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक मत है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के जेन एक स्कूल है बुद्धिज्म का, जो कि जापान में काम करता है और बेसिकली एक कर्म कांड को नकारता है और कुल मिलाकर जैसे हमारे यहाँ पर ध्यान और योग को बल दिया जाता है, वैसे ही ध्यान और अंतर्ज्ञान के महत्व पर बल देता है, ठीक है। मतलब मेडिटेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है जेन लोगों का। तो जापान में जेन शब्द का अर्थ वही होता है जिसको भारत में आप ध्यान या रफली योग कह सकते हैं, तो वही है जेन यहाँ पर। तो जेन का अर्थ आपको बता दिया हमने। और जेन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक जापानी संप्रदाय है, जापानी स्कूल है कह सकते हैं। और इसकी एक एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि जो एक जेन एकेडमी है जापान संबंधित, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में। तो वैसे जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ओपन हुआ है वाराणसी में और ये जापान के सहयोग से ओपन किया गया है। कुल मिलाकर जापान में जो है वाराणसी में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हम एमसीक्यू में करवा चुके हैं, इसको किसी अदर सेक्शन में हम कवर करने वाले थे, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की आपकी लोकेशन वाराणसी, उद्घाटन मोदी जी ने किया और जापान के सहयोग से या फिर जापान के साथ मिलकर के इसको ओपन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है तो हम बता चुके हैं। जून मंथ के करंट अफेयर पे आ जाते हैं, जून मंथ के एग्रीमेंट करंट अफेयर पे। तो संस्कृति मंत्रालय और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है कुल मिलाकर। इसलिए यहाँ पर बनाना है एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पर खुलेगा? लोथल में, ठीक, गुजरात के लोथल में। लोथल इंडस वैली में हमने कई बार इसको नाम सुना है। यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। गुजरात और इंडस वैली संबंधित स्थल धोलावीरा अभी इनको जो है शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की होती है उसकी लिस्ट में। 40वां है ये, यानी लास्ट इंडिया को जो अभी तक शामिल किया गया है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है, जब भी आप रिवीजन करें मिलते जुलते शब्दों को रिलेट करें, करंट अफेयर काफी आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां पर खोला जाएगा? तो लोथल गुजरात में, ठीक है। इसी मंथ जापान के साथ एक और एग्रीमेंट हुआ था सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ठीक है। जापान के साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमने समझौता किया। बस इतना ही काफी है डिटेल। बाकी लिखा हुआ है कि जो है कौन कौन सा जापान का काउंटर पार्ट है, इंडिया के कौन कौन से मंत्रालय ने किया है, ठीक है। तो भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है, ठीक। और 2007 में भी हुआ था और उसकी जगह ये ले लेगा। तो अब मुद्दा क्या है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज है ओडिशा के रेफरेंस में। ओडिशा ने WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ डोमेस्टिक हाउस होल्ड फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए किस भारत के राज्य के साथ समझौता किया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। भारत और अर्जेंटीना रिपब्लिक ने समझौता किया है यहाँ पर किस क्षेत्र में? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में कॉपरेशन के लिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में कॉपरेशन क्यों चाहिए हमको अर्जेंटीना से? मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में और बेसिकली जो है लिथियम की माइनिंग और एक्सट्रैक्शन के संबंध में। आप जानते हैं कि लिथियम के बेड्स जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। एक स्टैटिक फैक्ट यहीं से तैयार हुआ आपका कि अर्जेंटीना में आपके लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं। तो वो लोग इसकी जो है माइनिंग करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए होगा वो एक तरीके से भारत इनसे उधार लेगा या इनका सहयोग चाहेगा इस क्षेत्र में, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज आप ध्यान रखते हुए चलिए। G7 ने मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी, यानी कि एमएनसीज जो है जैसे कि बहुत बड़ी एप्पल, अमेज़न वगैरह, इन पर ये G7 कंट्रीज 15% का मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट जो है निर्धारित करेंगे। न्यूज में रहा था, बस इतना याद रखिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है आपका ये मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट 15% का G7 से, और किसके लिए है? मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। बस इतना काफी है। उसके बाद एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने यहाँ पर समझौता किया था डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम के लिए। तो डिजिटल स्किल्स चैंपियंस प्रोग्राम के लिए एनएसडीसी ने किसके साथ समझौता किया? इसमें ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और लिंक्डइन वगैरह, लेकिन इसमें आप व्हाट्सएप चुनिएगा। लिंक्डइन काफी लोग चुन सकते हैं गलती से, तो मैंने पहले ही बता दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। RIL और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच। इसके लिए रुवाइस नाम की जगह अबू धाबी में यहाँ पर क्लोर एल्कली, एथिलीन डाइक्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो कहां पर किया जाएगा? आपका रुवाइस अबू धाबी में। भारत और सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है किसके लिए?
करों के संबंध में सूचना के आदान प्रदान और सहायता के लिए ये समझौता हुआ है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंस इन एक्सचेंज एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्सेस, किसके किसके भी, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस के लिए। फर्टिलाइजर वाला हमने आपको बताया था, नैनो यूरिया वाला, इफको ने अर्जेंटीना के साथ समझौता कर लिया है कि नैनो यूरिया प्लांट वो लगाने में मदद करेंगे अर्जेंटीना की। ठीक है, अर्जेंटीना में, तो ये यहाँ पर है आपका, अर्जेंटीना में दो एजेंसीज हैं, INIS और कूपर के साथ इफको जो है समझौता करेगा वहां पर नैनो यूरिया प्लांट स्थापित करने में हेल्प करने के लिए। नैनो यूरिया क्यों जो है अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है इको फ्रेंडली माना जाता है नॉर्मल यूरिया से। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर समझौता किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, दो पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीजल जो है और बनाए जाने हैं। इसको कौन बनाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये दो और बनाएगा आपके पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीजल्स। तो फिलहाल भारत के पास जो है, भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड के पास मुंबई, विशाखापट्टनम और पोरबंदर, यहाँ पर जो है 3 प्रदूषण नियंत्रण पोत हैं जिनको बोला जाता है पोलर कंट्रोल व्हीजल्स। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं बेसिकली कुल मिलाकर, ये पॉल्यूशन कंट्रोल कहाँ का करते हैं? तो जो ऑयल स्पिल वगैरह हो जाती है और जो है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ठीक, तो इंडिया के पास 3 है, कहाँ कहाँ पर है जो आपको याद रखना है? मुंबई, विशाखापट्टनम, पोरबंदर, और 2 और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना करके देने वाला है। 1 नवंबर 2024 तक मिल जाएगा, 1 मई 2025 तक। ये इतना खैर डीप नहीं याद रखना है, बस ये याद रखिएगा कि अभी फिलहाल 3 कहाँ पर है पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीजल्स, मुंबई, विशाखापट्टनम, पोरबंदर में तैनात है, और 2 और जो है ये मिलने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को। ये डिफेंस रिलेटेड भी हो सकती है न्यूज। और ये व्हीजल्स जो है पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो नीति है, बाय इंडियन, इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कोई भी हिस्सा जो है लगभग बाहर से ना आया हो, सब इंडिया में ही बना हो, उस नीति के तहत इनको बनाया जा रहा है। बाय इंडियन IDDM नीति जो है। उसके बाद मई मंथ के एग्रीमेंट हम लोग देख लेते हैं। मई मंथ में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? इसमें जो है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है और एकलव्य मॉडल आश्रम जो है, यहाँ पर डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है कि मतलब एकलव्य आवासीय स्कूल जरूर है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी की कहीं से कमी नहीं होना चाहिए। जितने भी छात्र वहां पढ़ रहे हैं टेक्निकली सक्षम होने चाहिए, डिजिटली लिटरेट होने चाहिए, इन सब के लिए। ठीक, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, एकलव्य आवासीय स्कूलों और आश्रमों में डिजिटल परिवर्तन के लिए। स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? शिल्पा बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ कर्नाटक में जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया था जब स्पुतनिक की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर की गई थी। तो थोड़ी पुरानी जरूर न्यूज है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। इंडो इजराइल समझौते के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और इजराइल ने 3 साल के लिए जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं और ये चलेगा 2023 तक। ठीक, 2021, 2022, 2023, 3 वर्ष हो गए। और इसके तहत क्या किया जाएगा? 8 राज्यों में 13 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 75 मतलब गांवों में 75 विलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने हैं। ठीक, 75 जो है विलेज ऑफ एक्सीलेंस 8 राज्यों में और 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि कौन कहां पर स्टैब्लिश होगा, किस राज्य में, कौन से शहर में, तो ये अभी मत पूछिएगा। ठीक, अभी आपको याद रखना है कि ये एग्रीमेंट जो है 2023 तक चलेगा, जॉइंट वर्क प्रोग्राम, और इसके तहत 75 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस और 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किए जाने वाले हैं। ट्राइफेड और नीति आयोग के बीच यहाँ पर साझेदारी हुई थी मई मंथ में, और 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र स्टैब्लिश किए जाएंगे। तभी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप की गई है, क्योंकि ट्राइफेड जो है कई बार वन धन विकास केंद्र खोलता रहता है। तो वन धन विकास केंद्र जो है 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन करे जाने वाले हैं, और वो कौन कौन से राज्य में, ये जरूर देखिएगा। तो इसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और तेलंगाना, त्रिपुरा शामिल है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर ट्राइबल जनसंख्या ज्यादा है वही वाले स्टेट्स हैं, तो इस तरीके से याद करने में आसानी होगी। ठीक, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाया करिए। मान लीजिए कि इसमें कहते कि ट्राइफेड और नीति आयोग की साझेदारी में वंदन विकास केंद्र स्टैब्लिश किए जाने वाले मामले में कौन सा स्टेट नहीं शामिल है, तो वही नहीं शामिल होगा जहां पर आपकी जनजातीय जनसंख्या बहुत कम हो या 0 हो। तो मान लीजिए हरियाणा में ऑप्शन हो तो हरियाणा आप चूज कर लेंगे, सिंपल। अब हम आ चुके हैं एग्रीमेंट्स पर अप्रैल 2021 के। तो भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए फेसबुक ने क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। तो कुल मिलाकर फेसबुक का टारगेट है कि भारत में कम से कम 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके फेसबुक यहाँ पर काम करेगा। उसके साथ इन्होंने क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये समझौता भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। इसरो जो मतलब कुल मिलाकर गगनयान मिशन करना चाहता है, मानव अंतरिक्ष मिशन जिसको बोला जा रहा है, डेडलाइन 2022 के एंड तक की है। फ्रांस की CNES के साथ समझौता किया है इसरो ने कुल मिलाकर के। और CNES क्या करेगा, फ्रांसीसी फैसिलिटीज जो अवेलेबल है
भारतीय उड़ान चिकित्सकों और मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करेगा, जिससे गगनयान मिशन में कोई दिक्कत ना है। गगनयान मिशन में जो भी लोग शामिल होने वाले हैं या फिर जो भी लोग स्पेस में जाने वाले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, वो अच्छे से प्रशिक्षण ले सकें जापान सॉरी फ्रांस की सीएनईएस से। ठीक है, तो फ्रांस की सीएनईएस के साथ किसका समझौता हुआ है? इसरो का। किस लिए हुआ है? गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन में जो टीम जाने वाली है उनको प्रशिक्षण दिलाने के लिए। ठीक है, भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 यहाँ पर साइन किया गया था। इसकी अवधि जरूर नोट करिएगा, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। तो इंडिया यूएस क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 जो है, इसमें यूएस ने कहा है कि 2005 की तुलना में जो है 2030 तक अमेरिका क्या करेगा कि अपने उत्सर्जन में 50 से 52% तक की कमी लाने वाला है। ठीक, ये मेन हाईलाइट थी इसकी। भारत प्रशांत महासागरीय पहल यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था भारत की साझेदारी के साथ। हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीसीएस की, जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, ये भारत और कौन सा देश करने वाले हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट कुल मिलाकर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज ही देगा। 6 राज्यों में जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा इनके कुल मिलाकर एग्रीमेंट को। और बेसिकली पर्टिकुलरली फसल के बाद वाले मौसम में जो भी तकनीकों की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड करवाने में माइक्रोसॉफ्ट मदद करेगा किसानों की। और ये कहाँ कहाँ पर परियोजना को लागू किया जाएगा? पहले 6 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में। इन प्रदेशों के नाम जरूर आप नोट करिएगा। 100 गांवों में सबसे पहले इसको पायलट बेसिस पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जो है इंडिया और जर्मनी ने सहयोग किया है। इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट ऑन प्रिवेंटिंग प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग ओशियंस, यानी कि महासागरों में कचरा ना जाए, इसके लिए समझौता किया है। सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट जो प्रोजेक्ट है जर्मनी का, उसमें इंडिया अपना सहयोग दे रहा है। ठीक है, सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट, ये जर्मनी का इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट हम लोग कह सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहयोग देगी। भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ है, किस लिए? इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट नाम का समझौता हुआ है। कुल मिलाकर जो आपको याद रखना है वो ये है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है फिलीपींस इंडिया से बाय करेगा। ठीक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है इंडिया से फिलीपींस बाय करने वाला है। उसके बाद यूपी और एमपी सरकार के बीच केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए समझौता हुआ था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ये समझौता करवाया था। ठीक, इसमें क्या होगा कि अधिशेष जल जो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो है केन नदी से, वो उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर ज्यादा है केन नदी में, और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। ठीक, ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से एसोसिएटेड भी आप मान सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। पारादीप ओडिशा में एक प्लास्टिक पार्क ओपन की जाएगी। प्लास्टिक पार्क के लिए एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच। ठीक है, 6 ऐसी प्लास्टिक पार्क जो है पूरे देश भर में लगाई जानी है, लेकिन फिलहाल जो है मामला पारादीप प्लास्टिक पार्क पर ही बन पाया है। ठीक, जैसे जैसे आगे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। एग्जाम तक कुछ नहीं इसमें अपडेट होगा। आप ये याद रखिए कि जो 6 प्लास्टिक पार्क जो है जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दी है, उनमें से पहला जो है मंजूर कर दिया है कि वो पारादीप ओडिशा में बनेगा। ठीक है, भारत और जापान के बीच एक और समझौता हुआ था यहाँ पर, किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था आपका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के बीच। ठीक है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में जल जीवन मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए मदद करेगा कौन? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये जो है विंध्य और बुंदेलखंड रीजन में जो जल की समस्या है उसके लिए सरकार ऑलरेडी जल जीवन मिशन जो चला रही है उसमें जो है सहयोग करेगा आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ठीक है, और इसमें डेनमार्क का भी सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद भारत और इजरायली कंपनी के बीच समझौता हुआ है। भारतीय कंपनी कौन है इस समझौते में? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इजरायली फर्म कौन सी है? फिनर्जी इसका नाम है। फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या कर रहे हैं कुल मिलाकर के? यहाँ पर अल्ट्रा लाइट एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है विकसित करना चाहते हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरी का एक विकल्प हो सकती है। उससे सस्ती भी पड़ेगी और उससे अच्छी होगी, उससे ज्यादा एनर्जी डेंस होगी। तो अल्ट्रा लाइट एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के लिए किसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं? फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच। पड़ोसी देशों की ज्यादा एग्रीमेंट नहीं लिया है, लेकिन ये हम ले लेते हैं कि चाइना और ईरान ने जो है 25 ईयर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है साइन की थी। और इसमें जो मोटिव्स थे वो कौन कौन से थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो चाइना ने किसके साथ अभी हाल में साझेदारी की है मार्च 2021 में? ईरान के साथ 25 वर्षों के लिए। भारत के जीआई पावर लिमिटेड और रिलायंस बांग्लादेश के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है।
मेघना घाट बांग्लादेश में एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है वहां पर, उसके लिए। ठीक है, तो रिलायंस बांग्लादेश और किसके बीच, जीई पावर लिमिटेड के बीच। एग्रीमेंट ऑन यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एंड डेनमार्क गवर्नमेंट, इसके बारे में ऊपर भी हम देख चुके हैं कि जैसे जल जीवन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके ये कार्यक्रम, उसके लिए यूएनओपीएस जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज जो है, इसने और डेनमार्क सरकार ने समझौता किया है, जिसके तहत बुंदेलखंड और विंध्य रीजन उत्तर प्रदेश में जो 11 जिले हैं वहां पर अच्छे तरीके से जो इंप्लीमेंट किए जा सके कुछ प्रोजेक्ट, जिससे जल की कमी वहां पर दूर की जा सके। ठीक है, तो पहले थोड़ा शॉर्ट में लिखा था, इसको थोड़ा और जो है इलेबोरेट कर दिया गया है। एग्रीमेंट वही है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फरवरी मंथ के एग्रीमेंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का विकास कहाँ पर किया जाने वाला है, यानी कि इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कहां पर आएगा, सबसे पहले ईस्टर्न लद्दाख के पुगा विलेज में। ठीक है, कौन कौन इसमें काम कर रहे हैं इसको साकार करने के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी हो गया, और स्वयं लद्दाख का केंद्रीय प्रशासन। ठीक, तो कुल मिलाकर 8 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए थे। देखते हैं कब तक जो है ऑपरेशनल हो पाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसको ऑपरेशनल करना चाहेंगे ये लोग 2022 के एंड तक। तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहां पर ऑपरेशनल होने की बात कही जा रही है, पुगा विलेज, पूर्वी लद्दाख में। ईस्टर्न लद्दाख का नाम आते ही एक और बात याद आती है कि उमलिंगला पास में हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड जो है अभी ऑपरेशनल की गई है। 19,600 करीब फीट पर ऊंचाई पर ये बनी हुई है आपकी रोड, और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इसको कहा जा रहा है। ये भी ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है, उमलिंगला पास के ऊपर। अच्छा, अभी जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि केला पास के ऊपर भी इंडिया गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया कि वो हाईएस्ट मोटरेबल है, लेकिन अगर आप हाइट वाइज देखेंगे तो उसकी कम पड़ रही है, वो 18,000 कुछ फीट, 18,900 है शायद। लेकिन आप एग्जाम में अगर आ जाए तो उमलिंगला के साथ ही जाइएगा। हालांकि न्यूज एजेंसीज ने बिना देखे दोनों को ही रिपोर्ट कर दिया है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, लेकिन आप उमलिंगला पास के ऊपर बनी सड़क को मानिएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं वीजा फैसिलिटी और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर। किसके साथ हमने समझौता किया है, इथोपिया के साथ, बस इतना ध्यान रखना काफी है। उसके बाद माई मैप इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया था। माई मैप इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया था इसलिए कि गूगल मैप का विकल्प ढूंढा जा सके। इसरो जो है अपना जो है उपग्रह वाला कह सकते हैं काम शेयर करेगा, और माई मैप इंडिया अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करेगी, और किसी तरह जो कि मैप माई इंडिया या जो है कुल मिलाकर भारत का एक घरेलू कह सकते हैं इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी ना किसी तरह गूगल मैप को अगर रिप्लेस कर सके, जो कि है तो काफी मुश्किल, लेकिन ये समझौता ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के तहत गूगल मैप को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी पहलों को हंसी में उड़ा देने के बजाय उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ठीक, मैप माई इंडिया के साथ इसरो ने समझौता किया है कि कहीं ना कहीं हम जो है गूगल मैप को कभी रिप्लेस कर सकें। उसके बाद हम आ जाते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये समझौता हुआ था दूसरे बांध के लिए, शहतूत लालंदर बांध के लिए, फरवरी 2021 में हुआ था, और न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत ये समझौता हुआ था। इसमें भारत जो है सहयोग करने वाला था शहतूत लालंदर बांध के लिए। और अब हमको ये जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का मतलब ये अफगानिस्तान का पहला बांध कौन सा था जो भारत के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। अभी तो पूरा देश ही बदल गया है, देश की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो चुका है, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। ठीक है, लालंदर शहतूत बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ भारत ने समझौता किया था। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक थोड़ा सा है, उत्तराखंड का जो एग्जाम देंगे इस साल कुछ उत्तराखंड के पेपर से उनको देखिएगा ये न्यूज की। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के बीच एक समझौता हुआ है, इसलिए साइंस सिटी जो कि बनाई जानी है देहरादून में एक साइंस सिटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। बीपीएससी वाले लोग इसको देखिएगा एक बार, यूपीपीसीएस के लिए उतना जरूरी नहीं है। स्विट्जरलैंड और हरियाणा के बीच समझौता हुआ था। हरियाणा में स्विट्जरलैंड की 34 करीब कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि वहां पर काफी ऐसे जोन्स हैं जो है जैसे पंचकुला है, जैसे कि गुरुग्राम है, वहां पर आउटसोर्सिंग का काम काफी सारा होता है, तो उससे रिलेटेड ये समझौता हुआ था हरियाणा और स्विट्जरलैंड के बीच। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच समझौता हुआ था, किस लिए? डब्ल्यूएचओ एक रीजनल प्रोग्राम चलाने वाला था ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, उसके लिए समझौता ये डब्ल्यूएचओ के साथ किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और स्वीडन की एक कंपनी है आइकिया, उन्होंने समझौता किया था। तो स्वीडन की ये कंपनी जो है जल्द नोएडा में अपना सबसे बड़ा आउटलेट जो है पूरे उनका जितना भी आउटलेट है पूरे विश्व में, उसमें सबसे बड़ा आउटलेट जो है स्थापित करना चाहती है नोएडा में। ठीक है, तो उसके लिए आइकिया क्या है, फर्नीचर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, एक बड़ी कंपनी है। उसने जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, नोएडा में वो अपना सबसे बड़ा फर्नीचर आउटलेट डालना चाहते हैं पूरे विश्व में। ये ब्लू इकोनॉमी टास्क फोर्स वाला ये आ चुका है। ब्लू इकोनॉमी टास्क फोर्स जो है नॉर्वे और जो है भारत मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। एमपीपीसीएस में सवाल आया था। यूएनडीपी और पीसीएमसी यानी कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के बीच यहाँ पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है एक इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है जारी किया गया था पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा।
तो पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने जो है इंडिया का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया, किसकी मदद से? यूएनडीपी की मदद से। इतना याद रखना काफी है। उसके बाद नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर समझौता किया था, वही नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए एक पोर्टल बनाने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट का सहयोग लिया था। ध्यान रखिएगा, ये जो है जो आपका अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का जो WEP नेक्स्ट आने वाला है उससे संबंधित ये नहीं है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। भारत और फ्रांस मिलकर के 2021 को मना रहे हैं भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में, ठीक है। तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट ये मनाया जा रहा है 2021 को। ये आपको याद रखना है। भारत किस देश के साथ मिलकर के जो है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट मना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद रंगीत 4 पनबिजली परियोजना जो है जो कि सिक्किम में है। रंगीत वैसे आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिक बुक्स में, रंगीत परियोजना कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक। तो बस यही आपको याद रखना है, नॉर्मल। भारत का पहला स्की पार्क जो है कहाँ पर आया था? ये कुफरी में आया था, ये पूछा भी जा चुका है अभी जो एग्जाम्स हुए हैं साल की शुरुआत में। कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क जो है स्टैब्लिश किया जाने वाला है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और नागसंज डेवलपर्स के बीच समझौता हुआ था, ठीक। तो भारत का पहला स्की पार्क कहाँ पर है? कुफरी, शिमला में। एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी यानी एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, तो भारत को नवंबर 2023 तक मतलब 3 वर्षों के लिए IUCN की जो एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप है इसका चेयरपर्सन या कह सकते हैं को चेयरपर्सन बनाया गया है इंडिया को, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप जो कि IUCN इसकी अध्यक्षता करता है, इसका सह अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया है 3 वर्षों के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ते हैं आगे। और इंडिया ने किसको रिप्लेस किया को चेयरपर्सन के तौर पर? ये भी एक बार देख लीजिएगा, दक्षिण कोरिया को रिप्लेस किया है। दिसंबर में ज्यादा एग्रीमेंट है नहीं यहाँ पर। भारत और नॉर्वे के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने भारत में जो है कुल मिलाकर के स्लज मैनेजमेंट के लिए क्लीन गंगा मिशन के साथ समझौता किया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ स्लज मैनेजमेंट के लिए समझौता किया था नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने, ठीक। पीएम मोदी जी ने शेख हसीना के साथ ये द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और हल्दीबाड़ी, बंगाल के हल्दीबाड़ी से लेकर बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच एक रेल मार्ग जो है फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। अभी कोविड की वजह से फिर बंद हो गया था रेल मार्ग 6 महीने के लिए। अभी अगस्त में, अभी इस महीने जो आकर के ऑपरेशनल हो पाया है ये, ठीक। तो फिर पूछ सकते हैं कि बंगाल में किस जगह से किस जगह तक चलने वाला है? तो बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच ये रेल मार्ग जो बंद पड़ा था ये वापस से शुरू किया गया है। यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ समझौता किया था भारत के पहले जेंडर डेटा हब को स्टैब्लिश करने के लिए। तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहां पर स्टैब्लिश किए जाने की बात कही जा रही है? तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहां पर खुलेगा? भारत के पहले जेंडर पार्क में, मतलब ये भारत का जो जेंडर पार्क है जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरल की कैपिटल में, वहीं पर जो है जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना की जाने वाली है, ठीक। भारत और इजराइल के बीच एक और समझौता हुआ था दिसंबर में ग्रीन हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। किसके लिए? ग्रीन हेल्थ केयर के लिए। ग्रीन हेल्थ केयर के लिए किसके साथ समझौता हुआ? इजराइल के साथ, दिसंबर 2020 में। उसके बाद NMDC लिमिटेड ने यहाँ पर साइन किया था MOU MECL के साथ। NMDC लिमिटेड कौन है? भारत की सबसे बड़ी लौ अयस्क कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। मेरा उद्देश्य खाली इसको लाने का ये था कि आपको पता चले कि इंडिया की लार्जेस्ट आयरन और प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है इस समय? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। वायुसेना समझौता किन किन देशों के बीच किया गया है? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है संशोधित वायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि इन सबका कोई मतलब नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट अब किसी और की है, ठीक। तो मतलब ये फिर भी आप याद रखिएगा कि एयरफोर्स एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज के बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच, दिसंबर 2020 में। तो भारत ने अपना स्टील डायलॉग जो है किसके साथ किया था दिसंबर में? जापान के साथ, ठीक है। स्टील डायलॉग इंडिया और जापान के बीच हुआ था, ये याद रखना है बस। महाराष्ट्र सरकार और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था, किस लिए? ये जो है हुआ था वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 एशियाई देशों के साथ समुद्री खोज और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए थे। कौन इसमें शामिल नहीं था? बस इस तरीके का सवाल बन सकता है। आप देशों के नाम जरूर देख लीजिएगा जिसके साथ ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड ने समझौता किया। कौन कौन से हैं? जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम, ठीक है। नवंबर में खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट लिए हैं क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा करंट अफेयर उतना पूछे जाने की संभावना कम होगी। भारत इटली शिखर सम्मेलन जो है द्विपक्षीय हुआ था 2020 में, ठीक है। और इसमें इटली के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री, ये आप याद रखिएगा। और इटली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोम इटली में जो है इस साल अक्टूबर में होनी है आपकी G20 समिट भी, ठीक है। G20 समिट कहां पर होनी है इस साल? रोम में, याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NTPC लिमिटेड की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है विद्युत व्यापार निगम, NTPC विद्युत व्यापार निगम, इसके साथ समझौता किया है। कुल मिलाकर राजस्थान और तमिलनाडु में हवाई अड्डों को 100%
सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले हवाई अड्डे बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट फेज में तमिलनाडु और राजस्थान के एयरपोर्ट्स को 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट्स बनाया जाएगा। आप बताइए कि इंडिया फर्स्ट कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, रन बाई 100% सोलर पावर? एटलीस्ट ये बताइए कि किस स्टेट में है। उसके बाद लास्टली यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच एसडीजी इन्वेस्टर मैप बनाने को लेकर के साझेदारी हुई थी। एसडीजी इन्वेस्टर मैप इंडिया का बनाने के लिए साझेदारी हुई थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया के बीच। इन्वेस्ट इंडिया को एक अवार्ड भी मिला है काफी इंपॉर्टेंट, उसको भी हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में डिस्कस करेंगे।